तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें डेमन को दिखाया जाता है जहाँ डेमन बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे ये देखने का बेसब्री से इंतजार है कि ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारे एमसी पे अटैक करता है। तो हमारे एमसी उसके अटैक को बहुत बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और अपने मन में कहता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, वो डेमोनिक कल्टिवेटर है। तो हमारा एमसी खुद देख के एकदम हैरान हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि उसे दिलों से बेहद लगाव है। और हम डेमन को देखते हैं कि उस दिल के पास बहुत तेजी से जा रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है, इसमें कुछ तो सच्चाई ही है। और हमारा एमसी पीछे से अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा। जब मैंने ड्रीम विजन को छोड़ा, मेरे ग्रेट एंसेस्टर ने कहा था कि वो मुझे अपनी पावर उधार देंगे। इसका कुछ रीजन ये भी हो सकता है कि मैंने मूल स्किल को गले लगाना सीख लिया है, लेकिन मेरे बॉडी में ओवरवेलमिंग रही एनर्जी मुझे चीजों को और ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने और सोचने में एबल बना रही है। उस आदमी का मसल, जॉइंट्स और मूवमेंट और उनका फॉर्म भी कई कदम आगे है। और हमारा एमसी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी अटैक को डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ। और हमारा एमसी उस पर अटैक कर रहा होता है और वो बहुत तेजी से डॉज कर रहा होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है वो अब भी बेहद तेज और ताकतवर है, लेकिन अभी भी मैं साथ चल सकता हूँ। और हमारा एमसी भी अटैक कर रहा होता है, तो वो अटैक को बड़े मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। और हमारा एमसी स्माइल देखिए अपने मन में कहता है, बेहद कम अंतर से बचते हुए, केवल सतही हमले करते हुए, फिर बस एक पल के लिए थोड़ी सी संभावना का संकेत देते हुए, वो उस अंतराल को छोड़े बिना दिल को खाने की पूरी कोशिश करेगा। और हम देखते हैं कि वो दिल को खाने ही वाला होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन, और फट को रेडी कर लेता है और दिल को वहीं काट देता है और कहता है, क्या होगा अगर ये सब वही है जो मैंने जानबूझकर किया हो। और हम देखते हैं कि दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के डेमन एकदम गुस्सा आ जाता है और हमारे एमसी पे कुत्तों तरह अटैक कर रहा होता है। और हमारा एमसी भी पीछे हट के कहता है कि वो और ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक है। क्या, रुको एक मिनट, मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। वो आदमी यकीनन एक ह्यूमन ग्रेड का डेमोनिक कल्टिवेटर था, है ना। एक ह्यूमन ग्रेड डेमोनिक कल्टिवेटर की कीमत बस इतना ही होती है। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। और हमारे एमसी पे वो अटैक करता है, तो हमारा एमसी भी उसको रोकता है और कहता है अपने मन में, इस बारे में सोचने पर वो एक डेमोनिक कल्टिवेटर है जिसे जोंगनान के मास्टर ने भी नहीं पहचाना है। उसने अवश्य ही खुद पर रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखे होंगे। क्या ह्यूमन मास को सेवन महज एक एबिलिटी नहीं, बल्कि उन रेस्ट्रिक्शन से मुक्त पाने का एक तरीका था। तो हम देखते हैं कि कोई अपने दिल को दे रहा होता है। तो हमारा एमसी ये देख के हैरान होकर अपने मन में कहता है, अभी क्या हुआ, मुझे भी ये मत बताओ कि वो अपने दिल को ऑफर कर दिया है। और हम देखते हैं कि वो बंदा अपना दिल को ऑफर कर दिया होता है और वो डेमन भी उस दिल को ले लेता है। तो हमारा एमसी भाग के तेजी से जाते हुए कहता है कि आखिर ये डेमोनिक स्किल होती क्या है, बेकार है, मुझे बहुत देर हो रही है। और हमारा एमसी उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने दिल खा लिया होता है और पावर से एकदम बूस्ट हो जाता है और वो एकदम चेंज हो जाता है और कहता है, डेमन, हाँ यही तो सेंसेशन है, मुझे यहाँ तक लाने के लिए मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। माउंट हुआ के एक एबनॉर्मल जीव का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं इस नुकसान की भरपाई से कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो, मैं अब भी इसकी फ्यूचरिस्टिक कर सकता हूँ, लेकिन मुझ में इसे रोकने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। रुको एक मिनट, दिल, ये तो प्लूरल है। नहीं यार, मैं उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। और हम तभी देखते हैं कि जो हमारे एमसी के साथ होता है वो घुटने के बल बैठा हुआ होता है। एमसी चिल्ला के उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो ये बंदा कहता है कि यंग मास्टर, मेरी बॉडी पहले से बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और हमारे एमसी भी पीछे से वो अटैक कर रहा होता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो पूरी तरह से डेमोनिक एनर्जी से दब गया है। हमारे एमसी पे डेमन अटैक कर देता है। तो हमारे एमसी अपने फट से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे एमसी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो डेमन कह रहा होता है, राइट या सेक्ट के कमीने हमेशा ऐसे ही होते हैं, जब तुम उन्हें थोड़ा सा खोल कर देखोगे तो वो सभी एक जैसे ही होंगे। और हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि सही है, अगर मैं थोड़ा और दूर होता तो मेरे पास जीने के लिए कुछ सेकंड होते, फिर भी। हमारा एमसी उससे कहता है कि बकवास बंद करो और मुझसे लड़ो। और अपने मन में बोलता है, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता, नहीं, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। और वो डेमन हंसते हुए कहता है, इसलिए मुझे तुम माउंट हुआ कमीनों को देखकर घिन आती है। और हमारा एमसी उस पर अटैक करता है और वो भी अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी को उसका अटैक लग जाता है, जिससे हमारे एमसी को दर्द होता है और हमारे एमसी पे फिर से वो अटैक करता है। तो हमारे एमसी ये देख के हैरान होता है और अपनी स्वॉर्ड से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे एमसी के स्वॉर्ड ही टूट जाता है। ये देख के हमारे एमसी एकदम हैरान होकर कहता है कि क्या यही अंत है? नहीं, ये नहीं हो सकता, इसने सब कुछ निचोड़ लिया है, अंत तक स्ट्रगल करो। हमारे एमसी को आवाज आती है कि बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ और वहाँ से हट जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर आ जाता है और डेमन के सोल्जर में अपना स्वॉर्ड घुसेड़ देता है। ये देख के हमारे एमसी के जान में जान आती है और हमारा एमसी भी कहता है कि मास्टर तुम आ गए। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि स्वॉर्ड उसके बॉडी में समा गई। मास्टर कह रहा होता है कि ये फीलिंग, तुम बास्टर्ड, तुमने इमोर्टिलिटी टाइप डेमोनिक आर्ट सीखी है। तो डेमन हंसते हुए कहता है कि आज कितना लकी दिन है, आज मैं मास्टर डिसाइपल दोनों को एक ही बार में डिवोर कर सकता हूँ। लेकिन हम मास्टर को देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि निराशा की बात ऐसे घटिया चीप हरकत मत करो। मास्टर हमारे एमसी को देख के अपने मन में बोलता है कि बाल बच गया, उसकी चोट बहुत ज्यादा सीरियस है। और गुस्साते हुए अपने मन में कहता है कि उस लंबे और क्रूर
क्रूर निराशा के अंदर हमारे एमसी से वो बोलता है कि बेकोन मेरी बात सुनो, जरा इसे ध्यान से देखो। एक परफेक्ट रिफाइंड स्पिरिट, एक्सट्रीमली ट्रेन टेक्निक, इसके आधार पर इंटरनल एनर्जी का निर्माण किया गया है। और हम देखते हैं कि मास्टर कोई टेक्निक को यूज करता है और कहता है कि ये असली चीज है। और हम डेमन को भी देखते हैं, वो भी एकदम देख के हैरान होकर अपने मन में कहता है कि ऐसी बेकार तलवार तो कुछ भी नहीं कर सकती। और मास्टर कह रहा होता है कि एक ही झटके में काट डालो। और हम देखते हैं कि डेमन को एक ही झटके में काट डालता है और बीच से एकदम टुकड़े टुकड़े कर देता है और मास्टर उसको काट के आगे निकल जाता है। तो हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि अमेजिंग, जिस डेमन से मैंने इतना स्ट्रगल किया, मास्टर ने तलवार से एक ही वार में उसे मार डाला। तलवार का वो एक वार डेफिनेटली प्लम ब्लॉसम वाली तलवार का था और ये डेफिनेटली वही था, कठोर और जल्दबाजी भरा फिर भी नाजुक और केयरफुली एक प्लम ब्लॉसम की तलवार जो पूरी तरह से मास्टर की अपनी है। अनजाने में ही मैं इस पर्सन का नीचा समझता था। हमारे एमसी के पास आता है, वो कहता है क्या तुम ठीक हो? और अपने मन में कहता है क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझसे नहीं है बल्कि मेरी तलवारबाजी से मोहित था, नहीं बल्कि मैंने मनमाने ढंग से ये मान लिया था कि मेरी तलवारबाजी सबसे बेस्ट थी। फाइनली क्या ये मेरा अहंकार था? और हमारे एमसी को वो देख के कहता है कि बैकून मेरी बात सुनो। तभी हमारे एमसी वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है और हम देखते हैं कि पूरे जियान परफेक्चर में ये बात फैल जाती है कि हमारे मास्टर ने डेमन को मार दिया होता है। लोग कह रहे होते हैं तुमने सुना, कहते हैं कि माउंट हुआ के एक मास्टर ने चीन में प्रकट हुए ग्रेट डेमोनिक लीडर को हरा दिया था। तो दूसरा कहता है क्या जोंगनान सेक्ट नहीं? तो दूसरा बंदा बोलता है कि खैर जोंगनान और माउंट हुआ दोनों ही 9 सेक्ट में आते हैं, लेकिन क्या वो बिल्कुल अलग अलग लेवल के नहीं है? माउंट हुआ एक ग्रेट सेक्ट है जो सुपर मेसी के लिए फेमस है। तो दूसरा बंदा खाते हुए बोलता है कि अरे ऐसा इसलिए क्योंकि हम सैमसी से हैं। तो पहला वाला कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या सैमसी का सबसे बेस्ट विश्व का सबसे बेस्ट नहीं है? तो वो बंदा कहता है कि वेल जैसे कि उम्मीद की थी ये माउंट हुआ ही है, कि मैं यही तो कह रहा हूँ। और हमें जुगे फैमिली का एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है क्या जियान में एक ह्यूमन ग्रेट डेमोनिक कल्टीवेटर अपीयर हुआ है? क्या माउंट हुआ ने इसका समाधान किया? उन आलसी चोंगजा पीढ़ी के बूढ़े डेमन को जरा भी हरकत नहीं की होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या वो आउटर हॉल मास्टर गुआंग योंग थे या स्नो प्लम हॉल के हेड गुआंग वॉन या शायद होमनो? अफवाहों के अनुसार उसके पास पर्याप्त स्किल है, लेकिन माउंट हुआ के नेचर को देखते हुए इस तरह का जोखिम ये कहते हैं कि ये हुआन जोंग है। तभी सामने वाला बंदा कहता है कि गुआंग जीन उनका डिसाइपल होंग जोंग, तुम इतने सरप्राइज क्यों हो? तो सामने वाला कहता है कि नहीं बिल्कुल उससे भी बढ़कर, उसने उड़ने वाले घोड़े की क्रूर हत्या की घटना के बाद से माउंट हुआ आसानी से दूसरी पीढ़ी के डिसाइपलों को बाहर नहीं भेजता। इंजा पीढ़ी के अभी भी डिसाइपल बनाना शुरू किया है। क्यों उन्होंने ह्यूमन ग्रेट डेमोनिक कल्टीवेटर के लिए हंगजा पीढ़ी के डिसाइपल भेजा था? तो सामने वाला बंदा कहता है कि वेल इस बार टाई गेट जुआंग गेट को दरकिनार करने और गुआनजोंग गेट के जरिए सियान को फिर से विभाजित करने की कोशिश कर रहा था। जोंगनान भी मन ही मन में यही चाहता था, लेकिन माउंट हुआ ने कहा कि वो सेक्ट की प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे। एक सेकंड जनरेशन के डिसाइपल और एक तीसरे पीढ़ी के डिसाइपल को भेजा गया। तो दूसरा बंदा कहता है कि तो तुम ये कह रहे हो कि डिसाइपल को नाम मात्र के मुखिया के रूप में भेजा गया? क्या तुमने ह्यूमन ग्रेट डेमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ा है जोंगनान के पिछवाड़े में? तो बंदा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और अपनी मुक्के को जमीन पे मारता है और कहता है कि सामान्य ज्ञान कहता है कि जोंगजा की पीढ़ी के पुराने डेमन को पहले से ही जानकारी मिल गई थी और उन्होंने सही समय पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, अत्यधिक पावर का यूज करके जोंगनान को दबाना जो खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो जोगे फैमिली का वो बंदा कहता है अगर सिचुएशन खतरनाक हो जाती तो वो शायद सीधे इंटरफेयर करते, वो जो सैकड़ों ह्यूमन ग्रेट डेमोनिक कल्टीवेटर को भी निकल सकते थे। तो सामने वाला कहता है कि अच्छा ऐसा है। तो ये बंदा कहता है कि मेरे विचार से तो यही माउंट हुआ ने क्रूर हत्या की घटना में उड़ते घोड़े से हुए नुकसान से उबर लिया है और ये एक स्पष्ट संकेत है कि वो अब मार्शल आर्ट की दुनिया में फिर से इंटरफेयर करेंगे। और हमें माउंट हुआ सेक्ट का दिखाया जाता है जहाँ सभी को पता चल जाता है। लोग कह रहे होते हैं क्या सीनियर होंग जोन ने ह्यूमन ग्रेट डेमोनिक लीडर को हरा दिया? क्या वो ऐसे सिचुएशन में नहीं था जहाँ उसने 10 साल से ज्यादा समय तक कोई प्रोग्रेस नहीं की? तो दूसरा कहता है कि मैंने सुना है कि उन्हें मास्टर गुआंगो के विचित्र विरासत में मिला है, क्या ये सच में प्रभावी हो सकता था? और हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर को जहाँ वो एकदम टेंशन में होता है उससे कोई कहता है ह्यूमन ग्रेट डेमोनिक कल्टीवेटर से निपटने के लिए इस्तेमाल किए गए जाने वाले तरीकों के बारे में इंटरनल रूप से काफी चर्चा हो रही है। बेकोन की जुहांग पर जीत का भी जिक्र किया गया है। स्पेशली दूसरी जनरेशन के डिसाइपल जो अभी अभी आरोहण एरिया में पहुंचे हैं वो दुविधा में हैं। तो सेट लीडर कहता है कि आगे बाघ पीछे भेड़िया, भेड़ियों से बचने की कोशिश की लेकिन बाघ से सामना हो गया। हमारे एमसी ड्रीम में आता है मॉन्ग कह रहा होता है कि हमने स्वर्ड सेट के प्रभाव को दबाने के लिए क्या किया, अंत में मैंने उसका पालन पोषण ही कर दिया। हमारा एमसी कहता है कि कौन सी तलवार? तो मॉन्ग कहता है कि हाँ, क्या तलवार की एनर्जी उसके ब्लेड से भी ज्यादा दूर तक नहीं फैली थी? तुम्हारे मास्टर ने तलवार की पावर का यूज करके डेमोनिक कल्टीवेटर को 2 हिस्सों में
में काट दिया। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में बोलता है ये मेरे ज्ञान से बिल्कुल अलग। तो मॉन्ग बोलता है कि फिर भी अचानक ही किसी डेमोनिक कल्टीवेटर से सामना हो जाना एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा तेज है। तो हमारा एमसी कहता है कि सही, अब सोचो तो सही वो क्या था, क्या तुम इंटरफेयर कर सकते हो? तो मॉन्ग कहता है यही वो मूल एबिलिटी है जो खुद दृष्टि में निहित है। हालांकि उस समय इंटरनल एनर्जी का संचार करना अत्यंत इनएफिशिएंट है। आज भी किसी डेमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए कैलकुलेशन के अनुसार इससे कहीं ज्यादा अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मुट्ठी भर इंटरनल एनर्जी के लिए इतनी पाबंदियां। तुम्हारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि मेरिट कैलकुलेशन, और उससे बोलता है क्या तुम उस इंटरनल एनर्जी को मात्र मुट्ठी भर कहते हो? तो मॉन्ग कहता है कि इंटरनल एनर्जी मात्र से ज्यादा क्वालिटी पर निर्भर करती है। बेशक जब मात्र अपनी सीमा तक पहुंच जाती है तो इससे क्वालिटी में चेंज होती है, लेकिन पर्सन पर निर्भर करते हुए क्वालिटी उत्थान की दिशा में कोशिश करना। तुम्हारा एमसी उससे कहता है कि तो स्पिरिचुअल ट्री के बारे में क्या? और अपने मन में बोलता है इसके बारे में सोचने के लिए चलो। स्पिरिचुअल ट्री का मूल उद्देश्य अचानक प्रकट हुए डेमोनिक कल्टीवेटर के कारण गायब हो गया। अब ये कहना कि अभी और भी काम है, काम नहीं चलेगा ऐसे। हमारा एमसी उससे कहता है कि मैंने एक उपाय सोच लिया है, और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर और हमारा एमसी निकल जाते हैं वहाँ से। जाते हुए मास्टर कहता है कि क्या ये सच में यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल ट्री है? तो हमारे एमसी कह रहा होता है कि हाँ, उस डेमोनिक कल्टीवेटर ने यही कहा था। और अपने मन में बोलता है कि ठीक है, मैं अकेले चुपके से नहीं जा सकता, लेकिन वैसे भी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मास्टर भी सोचते हुए कहता है कि क्योंकि ये एक डेमोनिक कल्टीवेटर से है इसलिए इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि और ऐसा नहीं लगता कि मास्टर जो तलवारबाजी को इम्पोर्टेंट देते हैं किसी इलेक्जर की लालसा नहीं करेंगे। तो हमारा एमसी कहता है लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का चक्कर है, और वो ऐसा पर्सन नहीं था जो उस सिचुएशन में जाल बिछा सके। तो मास्टर कह रहा होता है कि मेरा अनुमान है, खैर वो एक ऐसा पर्सन था जो बहुत बकवास बातें करता था। प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रोबेबली इस विशाल वांगसू माउंटेन के पूरे एरिया की खोज करनी पड़ेगी। तो हमारा एमसी कहता है कि सच में ऐसा लगता है कि हम काफी समय से खोज रहे हैं, हम इसे आज तक ढूंढ ही लेंगे, है ना? मास्टर बोलता है कि स्पिरिचुअल ट्री की विशेषता ये है कि इसकी ऊंचाई कम और नाजुक है, और जो इसकी उम्र के अनुरूप नहीं है, और पंक्तियां पतली और लंबी होती हैं जिनका रंग पीला हरा होता है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो मास्टर बोलता है कि रुको एक मिनट, और छलांग मार के पेड़ पे चढ़ जाता है और कहता है कि मैं जाकर देख लेता हूँ। और हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है कि ये लाइटनेस टेक्निक अमेजिंग है, जैसे मैंने मास्टर से उम्मीद की थी। और हम देखते हैं कि मास्टर सब जगह ढूंढ रहा होता है, फिर हमारे एमसी के पास आके बोलता है कि हाँ मुझे मिल गया वो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है चलो ये तो राहत की बात है, लेकिन इसे और इशारा करना थोड़ा बेकार नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ट्री के पास आ जाते हैं और वो लोग ट्री को देखने लगते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि डेफिनेटली ये वही ट्री है, लेकिन बहुत छोटा है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मेरे ग्रेट एंसेस्टर के शब्दों के अनुसार ये कम से कम 220 साल पुराना ट्री होना चाहिए। मास्टर कहता है कि खैर वैसे भी लैंग लैंग पेड़ से लिया गया हिस्सा उसकी जड़ है, जब तक जड़ मजबूत है तभी वो लोग जड़ को हटाते हैं। तो वहाँ पर एक प्लेट होता है और उस प्लेट को वो लोग देखने लगते हैं। उस पे लिखा हुआ होता है कि मैं तुमको नहीं जानता, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे उम्मीद है कि तुम माउंटुआ के डिसाइपल हो, लेकिन अगर नहीं भी हो तो मास्टर का फैसला हेवन द्वारा किया जाता है, इसलिए इस रास्ते को अपनाओ और माउंटुआ की जर्नी करो। मैंने इलेक्जर को परिष्कृत करने की विधि रेड प्लम हॉल को सौंप दी है। हेवन के नीचे सबसे महान दुनिया की एकमात्र तलवार मॉन्ग। तो जो लिखा हुआ था ये सब पढ़ के वो लोग दोनों हैरान हो जाते हैं। मास्टर कहता है कि यह दुनिया में एकमात्र तलवार मॉन्ग की है। ओ गॉड, सुप्रीम मार्शल मास्टर, ग्रेट एंसेस्टर। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अरे नहीं ग्रेट एंसेस्टर, अगर ऐसी चीज पहले से मौजूद है तो प्लीज मुझे पहले से बता दो। फिर हम देखते हैं कि मास्टर और डिसाइपल जा रहे होते हैं और मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो रहता है। हमारे एमसी से कहता है कि ये सोचना अमेजिंग है कि सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर का भाग्य इस तरह हमसे जुड़ा हुआ है, ये सच में हेवन की इच्छा है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये हेवन की इच्छा है क्योंकि मेरे ग्रेट एंसेस्टर ने मुझे सपने में सीधे तौर पर ये बात बताई थी। हमारे एमसी से मास्टर बोलता है कि चलो देखो, सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर, हालांकि अब ये कुछ हद तक ग्रेट एंसेस्टर बैकून की छाया में आ गया है। उसने माउंट हुआंग के डेमन लॉर्ड को मार डाला और उन्होंने अपना नाम आकाश के 10 महानतम मास्टरों में शामिल किया। 40 साल की कम उम्र में, जो कि मेरे करंट उम्र से भी कम है, उन्होंने ही माउंट हुआ के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो हमारा एमसी ये बातें सुन के अपने मन में कहता है कि इतनी कम उम्र में ही ह्यूमन ग्रेड से कहीं ज्यादा पावरफुल डेमन लॉर्ड। मैंने क्लास में कहानियां सुनी है, लेकिन वो सच में एक अमेजिंग पर्सन थे। मास्टर कह रहा होता है कि शायद सुप्रीम मार्शल मास्टर और ग्रेट एंसेस्टर ने भी इसकी भविष्यवाणी की होगी। माउंट हुआ की करंट अधिकारियों ने इसका संचालन किया और पहले से ही इसकी व्यवस्था कर ली थी। उसने अवश्य ही हेवन संकेतों को पढ़ा होगा। स्वर्ड सेट के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना। और हमारा एमसी उसको देख के कहता है कि ये तो हेवन संकेत है, बिल्कुल। और अपने मन में कहता है कि क्या उस पत्थर की शिला पर महारत हासिल करने का अमृत से भी ज्यादा मूल्यवान है? फिर वो लोग स्वर्ड सेट में पहुंच जाते
जाते हैं। सेट लीडर मास्टर से कहता है कि बहुत बढ़िया, मैंने सुना है कि क्या तुमने ह्यूमन ग्रेड डेमोनिक कल्टीवेटर को मार डाला। तो मास्टर हंसते हुए कहता है कि मैं लकी था। तो सेट लीडर कहता है कि लकी, तुम्हारी विनम्रता कुछ ज्यादा ही है। हमारा एमसीयू ये सब बातें सुन के अपने मन में बोलता है कि मैं पहली बार सेट लीडर को इतने करीब से देख रहा हूँ। हमारे एमसीसी सेट लीडर कहता है कि क्या तुम बेकून हो, मैंने सुना है कि तुम्हारा प्रदर्शन भी अच्छा था। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। सेट लीडर बोलता है कि लेकिन क्या वो एक ह्यूमन ग्रेड डेमोनिक कल्टीवेटर अपोनेंट नहीं था, और तो और तुम एक आम आदमी की रक्षा करने में बिजी थे। ये सच में बहुत अच्छा था। तो हमारा एमसी कहता है कि तो आपका शुक्रिया। तो सेट लीडर बोलता है कि इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या तुमको रास्ते में कोई स्पिरिचुअल ट्री प्राप्त हुआ। अगर तुम इसे रेड प्लम हॉल को सौंप दो तो उन्हें एक उपयुक्त इलेक्सर बनाने का ऑर्डर दूंगा। माउंट हुआ पर आमतौर पर मार्शल वर्ल्ड की गतिविधियों के दौरान इलेक्सर प्राप्त किए जाते हैं। सेट को रिपोर्ट करने और प्रस्तुत करने के बाद तुमको सेट की योग्यताएं कैलकुलेशन के आधार पर प्राप्त होता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि हालांकि इस पूरे मामले में मेरी उपलब्धि थी, ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे इलेक्सर से इसे बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो है। तो मास्टर निकाल के कहता है कि तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा उस स्पिरिचुअल ट्री से बने इलेक्सर को एब्जॉर्ब करे जिसे हमने प्राप्त किया है। क्या तुम इसे देख सकते हो। तो सेट लीडर उसे खोल के देख के कहता है कि ये लैंगांग ट्री की जड़े के बीच में था। मास्टर कहता है कि ये सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर की अंतिम ऑर्डर है। तो ये बातें सुन के सेट लीडर एकदम हैरान होकर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो असली है। तो मास्टर कहता है कि हमारे ग्रेट एंसेस्टर ने डेफिनेटली हेवन संकेतों को पढ़ा और तैयारी की थी कि एक दिन माउंट हुआ का कोई बच्चा इसे खोज लेगा और स्थिर पड़े माउंट हुआ को फिर से नई ऊंचाइयों तक उठाएगा। तो सेट लीडर कहता है कि मैं समझ गया, मैं रेड प्लम हॉल से कहूंगा कि वो पूरी तरह से कोऑपरेट करे। और फिर हमें रेड प्लम हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मोटा बंदा कहता है कि जो बायो वही काटोगे, तुम घटिया माल की तस्करी करते हुए पकड़े गए है ना। अगर ये मात्र का 20% हिस्सा मुखिया का है। अगर तुम्हारी पत्नी रेड प्लम हॉल की हेड बन जाती है तो तुमको बजट पर विचार करना चाहिए। आर्यों का फादर कहता है कि बकवास बंद करो। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ भी आ जाती है। वो कहती है कि किस बात से तंग आ गए हो। तो वो डरते हुए कहता है कि हनी। तो वाइफ उसकी कहती है कि तुमने उस नई दवा को बनाने का वादा करके जो पैसे लिए थे। तो उसका फादर कहता है आर्यों का अगर ये एक विकास सफल होता तो वो कहता है कि बस बहुत हुआ। सीनियर हुआंगजुन आए थे, लगता है वो कोई स्पेशल इलेक्सर बनाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि आर्यों के फादर के आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है कि ब्रदर स्पेशल इलेक्सर बनाना चाहते हैं। तभी वो गेट खोल के अंदर आता है और कहता है कि बहुत समय हो गया है, मुझे लगा था कि तुम मेरा चेहरा भूल गए होगे। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी और मास्टर होते हैं। मास्टर बोलता है कि मैं तीसरी जनरेशन के डिसाइपलों को शिक्षा देने में बिजी रहा हूँ और सबसे पहले तो आर्यों के रास्ते दवाइयों भेजना बंद करो, ये मेरे लेवल से बहुत ज्यादा है। तो आर्यों का फादर बोलता है कि मना करना, जबकि तुम स्पष्ट रूप से बिजी नहीं दिखते। वैसे तो सब लोग यही कहते हैं ना, लेकिन ऐसा कौन सी हवा थी जो तुम जैसे पर्सन को व्यक्तिगत रूप से यहाँ आने के लिए प्रेरित कर लिया। तो मास्टर कहता है कि ये दवा इस बच्चे के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो हमारा एमसी कहता है कि हेलो, मैं बेकून हूँ। तो हमारे एमसी के पास आता है उसका फादर। वो कहता है कि तो तुम मेरे भाई का डिसाइपल हो, मैंने तुम्हारे बारे में आर्योंग से पहले भी सुन लिया था। मुझे मास्टर अंकल या कुछ और कहकर बुला सकते हो। मैं माउंट हुआ का डिसाइपल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मास्टर के सगे छोटे भाई के बराबर ही अच्छा हूँ। तो हमारा एमसी अपने मास्टर को देखता है और कहता है कि सच में मास्टर जो बहरी लोगों के प्रति दयालुता का भाव रखता है, मैंने उसे इतनी स्वाभाविक रूप से अभिनय करते हुए पहली बार देखा है। आर्यों का फादर कहता है कि हालांकि मैंने सुना है कि तुमने वो वायलेट मिस्ट की गोली खा ली जो आर्यों को दी गई थी। अगर वो थोड़ा बहुत डिफेक्टिव भी था तो भी क्या तुमको एक और इलेक्सर की प्यास लग रही है। तो मास्टर बोलता है कि हमें सॉलिड फाउंडेशन पिल चाहिए। तो ये बातें सुन के आर्यों का फादर हैरान होकर कहता है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, मुझे ये मत बताओ कि तुमने लैंगेन ट्री की जड़ें प्राप्त कर ली हैं। हमारे एमसी से कहता है कि चलो दिखाओ। फिर हमारा एमसी उस जड़े को दिखाता है। तो आर्यों का फादर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ओ माय गॉड, इस आकार में ये कम से कम होना चाहिए 200 साल पुराना। और बताता है कि खैर, क्योंकि इस बार ये मेरे भाई डिसाइपल के लिए है, इसलिए मैं इसे खुद बनाऊंगा। तो मास्टर कहता है कि सच में तुम्हारा शुक्रिया। तो आर्यों का फादर बोलता है कि मुझे शुक्रिया मत करो, बल्कि पहले ये मेक श्योर करो कि वो उन्हें ठीक से ले ले। इस राशि से लगभग 600 प्राप्त होना चाहिए। तो मास्टर का मुंह बन जाता है। आर्यों का फादर बोलता है कि एक बार जब तुम इन्हें लेना शुरू कर दोगे तो तुमको इन्हें लंबे समय तक हर दिन लगातार लेना ही होगा। चलो देखते हैं। इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्ब करने और परिष्करण शुरू करने के बाद ये लगभग आधे महीने में तैयार हो जाना चाहिए, तो फिर आना। तो हमारा एमसी कहता है कि आपका शुक्रिया। आर्यों का फादर कहता है कि बस करो, शुक्रिया कहने के बजाय उस आदमी को यहाँ और बार ज्यादा लेके आओ। तो हमारा एमसी कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। हमारा एमसी आसपास देखते हुए कहता है कि किसी तरह सब कुछ अच्छे से हो गया, हालांकि इसमें कोई उतार चढ़ाव आए। तो मास्टर कहता है कि हाँ, सच में बहुत सारे। वैसे क्या तुमने सुना चियोंग मू के ग्रेट एंसेस्टर का जल्द ही पतन होने वाला है। तुम्हारे एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो बताता है कि सर
सेक्ट का लीडर बनने के बाद से वो आज तक कभी भी नीचे नहीं आया। मुझे लगता है कि अब 8 साल हो गए हैं प्रकट होने के लिए। ये सबसे खराब समय था। हो सकता है कि वो इस बार हमने जो उपलब्धियां हासिल की है उनके लिए हमें कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा हो। लगभग विलुप्त हो चुका स्वॉर्ड सेक्ट एक बार फिर अपना प्रभाव प्राप्त कर रहा है। ये बात माउंट हुआ के लिए बेहद कष्टदायक होगी। तुम्हारा एमसी कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो मास्टर कहता है कि हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। फिलहाल इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम बहक न जाओ। फिर हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब ग्रेट एंसेस्टर चियांगमू आ रहा होता है। थोड़ा हमारा एमसी देख के हैरान होता है। वो देखता है तो ग्रेट एंसेस्टर चियांगमू हवा में उड़ के आ रहा होता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये तो वर्ल्ड वॉकिंग है, और हम देखते हैं कि वो सीधा लैंड करता है और सीधा हमारे एमसी पे देखता है। तो हमारा एमसी भी थोड़ी देर के लिए हैरान होता है। सब लोग उसको कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं और हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है कि वो डेफिनेटली मुझे ही घूर रहा था, है ना? उसकी निगाहें मानो हर चीज को काट सकती थी। वेल, उनका नाम गोनसुन है जो लिविंग मास्टर में सबसे पावरफुल होने के सबसे करीब है। मास्टर ने मुझे बहकाने से मना किया था, लेकिन लोग कह रहे होते हैं कि वेलकम, ये ओल्ड मास्टर यहाँ पर खड़ा है। और ये सब ग्रेट एंसेस्टर कह रहा होता है और कहता है कि क्योंकि कई सालों के ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मैं तुमसे पूछना है इंटरनल एनर्जी क्या है और वास्तविक एनर्जी क्या है? क्या ये दोनों एक ही है? तो एक बंदा हाथ खड़ा करता है और कहता है कि इंटरनल एनर्जी का मतलब है विशाल ब्रह्मांड की एनर्जी को ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब करना, जो कि एक छोटा सा यूनिवर्स है। दूसरी और ट्रू एनर्जी। तो ग्रेट एंसेस्टर कुछ कह रहा होता है जो कि हमें बताया नहीं जाता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सवाल और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन सवालों और जवाबों से वो स्वॉर्ड सेक्ट के हालिया प्रभाव को मिटा नहीं सकता। ग्रेट एंसेस्टर भी बोलता है कि हाँ, स्वॉर्ड फैमिली में कभी कभी वो तलवार की वाई को अत्यधिक अधिकार दे देते हैं। जंग से स्वॉर्ड मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी स्वॉर्ड दो, और वो कहता है कि जरा इसे ध्यान से देखो, और कुछ टेक्निक को यूज करके दिखाता है। ये देख के सभी हैरान होते हैं और हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि इंटरनल एनर्जी से परे ट्रू एनर्जी है, ये स्वॉर्ड की वाई नहीं है। स्वॉर्ड गैंग ग्रेट एंसेस्टर बताता है कि ये कहते हैं कि तलवार की एनर्जी एक ऐसी अवस्था है जिसे प्राप्त कर लिया गया है एसेंस एनर्जी और आत्मा को इकट्ठा करके, लेकिन अल्टीमेटली मार्शल आर्ट को पीक तक पहुंचती है, वो इसी तरह प्रकट होती है। सवाल ये है कि कौन सा रास्ता पीक तक पहुंच सकता है। लाइफ छोटा है और सिद्धांत दूर है, इसलिए टेक्निक फ्लीटिंग है। हमारे एमसी पे मास्टर कंधे पे हाथ रखता है और अपने मन में हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता भी नहीं चला कि मास्टर पहले से ही मेरे पास मौजूद है। और हम देखते हैं कि मास्टर का हाथ कांप रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि क्या मास्टर उस दुनिया को महसूस करके सरप्राइज है जिसे मैं समझ नहीं सकता। ग्रेट एंसेस्टर बता रहा होता है तुमने जो इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो तुमको कभी धोखा नहीं देगी। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि नहीं, बात वो नहीं है। ग्रेट एंसेस्टर कह रहा होता है कि कभी मत थको और प्लम ब्लॉसम चाल से 10,000 ली की दूर तय करो तब। और हमारा एमसी कहता है कि मास्टर डरा हुआ है और वो बोल रहा होता है कि तुम डेफिनेटली माउंटेन की चोटी पर खड़े रहोगे। और हमारा एमसी कहता है कि मुझे डर है कि अंत में मैं भी उन शब्दों से प्रभावित हो जाऊंगा, लेकिन मैं हमारे एमसी से टेलीपैथी का यूज करके ग्रेट एंसेस्टर हमारे एमसी से बोलता है कि जे जियोंग, मुझे कुछ कहना है, इसलिए आधी रात को व्हाइट प्लम हॉल में आ जाना। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये चोंगमू के ग्रेट एंसेस्टर से है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? और वो वहाँ से चला जाता है। तो हमारे एमसी से मास्टर कहता है कि अभी अभी वो स्वॉर्ड गैंग नहीं था। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो मास्टर बोलता है गुस्से में, ये सर्टेनली एक ग्रेट मार्शल आर्ट है, लेकिन स्वॉर्ड गैंग वैसा नहीं था। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है जैसे कि उसने सच में असली स्वॉर्ड गैंग को देखा हो। नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त ग्रेट एंसेस्टर चोंगमू की आवाज का पूर्व में प्रसारित होना मुझे सच में परेशान करता है। हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि ऐसा लगता है कि सभी लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। तो मास्टर कहता है कि ठीक है, मेरा भी जल्दी एक लेक्चर शुरू होगा, तो ठीक है, हम लोग बाद में मिलते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड सेक्ट की इतनी कड़ी जांच क्यों की जा रही है। देखा जाए तो क्या ये सिर्फ इस बात का सवाल नहीं है कि टेक्निक पहले आती है या इंटरनल एनर्जी, क्योंकि सामान्य ट्रेनिंग समय के बावजूद मेरी एबिलिटी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में अलग होती है। मैंने अनिवार्य रूप से तलवारबाजी सेट के बारे में सीखा, फिर भी वो इसे इतनी नापसंद करते हैं। मास्टर हमेशा कहते थे कि करंट में माउंट हुआ गलत रास्ते पर जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चियांगमू के ग्रेट एंसेस्टर से मिलूं तो मुझे कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमारा एमसी वहाँ पर जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, क्या वो यहाँ पर नहीं आया है? तभी हमारे एमसी को आवाज आती है कि अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स में रखो। और हमारे एमसी के पीछे तभी आ जाता है, हमारे एमसी को उठा के तभी तेजी से भागने लगता है। तो हमारा एमसी उसको देख के कहता है कि ये तो ग्रैंड एंसेस्टर है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? और वो उड़ा के ले जा रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि हम हवा में तेजी से दौड़ रहे हैं, क्या ये वॉइड वॉकिंग है? हमारे एमसी से वो कहता है कि इतना काफी होना चाहिए। और वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं लगभग बेहोश हो गया था। ग्रेट एंसेस्टर हमारे एमसी से बोलता है कि तो तुमने स्वॉर्ड सेक्ट की मार्शल आर्ट विरासत में पाई है? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो वो सीरियस में बोलता है ग्रेट एंसेस्टर, तो मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। तो ये बातें सुन के हमारा एमसी एकदम सदमे में चला जाता है और वो पाम अटैक कर देता है। तो हमारा एमसी भी अपने
स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन अगले सीन में हमारे एमसी के स्वॉर्ड को वो पकड़ लेता अपने हाथ से। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि आखिर ये क्या हो गया, ये तो एकदम जल्दी हुआ था। ग्रेट एंसेस्टर ने जुआंगो से अनलीज्ड पावर के साथ पर्पल स्काई हथेली का यूज किया और इसका जवाब देने के लिए मैं अपनी सुप्रीम प्लम ब्लॉसम तलवार का इस्तेमाल किया। हालांकि ग्रेट एंसेस्टर का हाथ उस मोमेंट में दिखाया गया, मैंने मास्टर स्ट्राइक में भी यही देखा था। हमारे एमसी से कहता है कि प्रिंसिपल, तुम्हारा एमसी कहता है कि और उस सिद्धांत ने मेरी तलवार को जकड़ लिया। पर्पल क्लाउड पाम को मुक्त करने की गति डेमोनिक कल्टीवेटर की गति से भी कहीं ज्यादा पावरफुल थी। क्या मैं इसी तरह असहाय होकर मर जाऊंगा? लेकिन चियांगमू के ग्रेट एंसेस्टर डेफिनेटली। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी को वो स्वॉर्ड छोड़ देता है और हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि क्या उसने मुझे जाने दिया। हमारे एमसी से वो कहता है कि मुझे माफ करना, ये एक इम्पोर्टेंट मामला है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन पुष्टि जरूरी थी। लेकिन जो मैंने अभी देखा, मैंने सही ये देखा था, ये स्वॉर्ड सेट का सुप्रीम खजाना है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तो आखिरकार ये कंफर्म के लिए ही था। अब तक मैंने अपने ग्रेट एंसेस्टर के बारे में जो इमेज सुनी थी वो खुद एक ग्रेट हीरो की थी, इसलिए मुझे ये अजीब लगा। हमारे एमसी से ग्रेट एंसेस्टर बोलता है क्या तुम कुछ पूछने वाले नहीं हो? तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे। तुम्हारा एमसी कहता है कि शायद आपने मुझे वही बात बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है जिसके बारे में मैं क्यूरियस हूँ। तो ग्रेट एंसेस्टर भी सोचते हुए कहता है कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से काफी जीनियस हो, तो फिर मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहले बैठ जाओ, ये एक लंबी कहानी है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, और वो बताता है कि पहले मन में, फिर बॉडी और अंत में तलवारबाजी में मास्टर प्राप्त करना। पहली नजर में ये अलग अलग प्रतीत होते हैं, चाहे तुम मार्ग को प्राप्त करने में तलवारबाजी को इम्पोर्टेंस दो या नॉलेज को, क्योंकि किवाई सेक्ट धार्मिक मार्ग है और स्वॉर्ड सेक्ट अनऑर्थोडॉक्स है। हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो वो बताता है कि ओरिजिनली माउंट हुआ के प्रैक्टिस का केवल एक ही मेन बिंदु था, पहले मन फिर बॉडी। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मानते थे कि अगर वो हमारे सेट की मार्शल आर्ट में सबसे पावरफुल तलवारबाजी में महारत हासिल कर लेते हैं, वो साधारण इंटरनल एनर्जी से भी ज्यादा गोल प्राप्त कर सकते थे। वो स्वॉर्ड सेट की शुरुआत की। हमारा एमसी कहता है कि लेकिन सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर ने तलवार से स्वॉर्ड सेट के माध्यम से इमॉर्टलिटी प्राप्त किया। तो ग्रेट एंसेस्टर कहता है कि इसीलिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर राइटियस का मार्ग एक महान सड़क है जिस पर कोई भी चल सकता है, अनऑर्थोडॉक्स मार्ग एक ऐसा रास्ता है जिससे केवल वही लोग गुजर सकते हैं जो डिवाइन प्रतिभा में साथ पैदा हुए हैं। दुनिया में कितने लोग उस पर्सन की बराबरी कर सकते हैं? सच में सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर के बाद अनगिनत जीनियस ने उस मार्ग को चुनौती दी, लेकिन उनमें से सभी या तो उस लेवल तक पहुंचने में फेल रहे या उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी बॉडी एबिलिटी में गिरावट आई। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि हाँ मास्टर, आपने अपनी पीढ़ी के अदर लोगों की तुलना में वो काफी बूढ़ा दिखता था। हमारे एमसी से ग्रेट एंसेस्टर कहता है कि अगर ग्रेट एंसेस्टर बैकून ना होते तो शायद इसी वजह से माउंट हुआ को 9 सेट से बाहर कर दिया गया था। हमारी करंट पीढ़ी में भी स्वॉर्ड सेट को विकसित करने के प्रयास में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कहते हैं ना, छोटी छोटी खाइयां बड़े बड़े जहाजों को डुबा देती हैं। इसलिए करंट जनरेशन में दूसरा सुप्रीम मार्शल मास्टर ग्रेट एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। अब मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। और अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि किवाई सेक्ट को फॉलो करो, स्वॉर्ड सेक्ट को नहीं। अगर तुम ऐसा करते हो, मैं पर्सनली माउंट हुआ के किवाई सेक्ट के एसेंस को तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा।